डिस्काउंट पा जाइएगा। साथियों, जब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका के बारे में तो देखिए एक चीज आपको समझना जरूरी है कि दुनिया का कोई भी कॉन्टिनेंट हो, इसमें साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट नाम कैसे पड़ा पहले हमें यह जानना जरूरी होता है। साथियों, साउथ अमेरिका नाम पढ़ने के लिए यहां पर मैप को पढ़ने का ही तरीका सफिशिएंट है। यदि किसी को मैप पढ़ना आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे यह भी समझ में आ जाएगा कि यहां साउथ कैसे पड़ा है। साथियों, जब भी आप कोई मैप देखें तो आपकी आईसाइट जहां जाए वहां पर सिर की तरफ वाला हिस्सा नॉर्थ होता है और आपके पैर की तरफ वाला हिस्सा साउथ होता है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर मैं पूरे वर्ल्ड मैप को पढ़ूं तो इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ है और इक्वेटर से नीचे साउथ है। डन। तो यहां पर भी अगर मैं आपके सामने वर्ल्ड मैप दिखाता हूं तो वर्ल्ड मैप में ऊपर की तरफ है नॉर्थ अमेरिका और नीचे की तरफ है साउथ अमेरिका। यानी कि आप लोगों को मैप में नॉर्थ और साउथ अगर पता है तो आप लोगों को मैप में साउथ अमेरिका नीचे होगा, यह कंफर्म हो जाएगा। नंबर 1, इसी प्रकार से जब भी आप मैप देखते हैं तो आप लोगों को ईस्ट और वेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। यदि मैप में आपका सीधा हाथ जिधर की तरफ जा रहा है, राइट हैंड जिधर जा रहा है, वो मैप का ईस्टर्न पोर्शन होगा और लेफ्ट हैंड जहां जाएगा वो वेस्टर्न पोर्शन होगा। लेट्स से अगर मैं मैप को ऐसे देख रहा हूं तो इधर की तरफ दैट इज ईस्ट, यहां हो जाएगा ईस्ट, और अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता हूं यानी कि मैं इस तरफ बढ़ के आता हूं तो यह वाला साइड हो जाएगा वेस्ट। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कैसे देखा जाता है यह मैंने आपको बता दिया। यह ज्योग्राफी को बेसिक रूप से पढ़ने के लिए जरूरी चीज हुई। अच्छा, अगर मैं आपको यहां पर मैप की बात करूं साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका के मैप में भी इसी प्रकार से नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, ईस्ट इधर होगा और वेस्ट इधर होगा। दुनिया के मेजर कॉन्टिनेंट्स आपको इस मैप में दिखाए गए हैं। हम क्रमबद्ध तरीके से इन सबको खत्म कराएंगे और साथियों यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं। साथियों, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आर्कटिका, ये सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं आपको इसी प्रकार से वर्ल्ड मैप में दिखाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। देखिए साथियों, यह रहा आपका साउथ अमेरिका, जिसका कि मैं आपको पॉलिटिकल मैप लेकर के आया हूं। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखते हैं तो इस मैप के अंदर कौन कौन से ओशियंस इसके पड़ोस में लगे हैं उन्हें देखना ज्यादा जरूरी होगा। आप अपने साथियों को जल्दी जल्दी लाइव ले आइए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा अच्छे तरीके से आप इसे शेयर करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट और जो चीज है वो मैं लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। हाँ जी, तो आपके सामने ये रहा साउथ अमेरिका, और इस साउथ अमेरिका में लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ स्थित है पैसिफिक ओशियन, जिसे आप प्रशांत महासागर कहते हैं। दूसरी तरफ स्थित है अटलांटिक ओशियन, जिसे आप अटलांटिक महासागर कहते हैं। अटलांटिक ओशियन को जब आप पढ़ते हैं तो अगेन वही सारी बातें, अगर पैसिफिक ओशियन की आप बात करें तो ऊपर की तरफ नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और नीचे की तरफ साउथ पैसिफिक ओशियन। साथियों, इस मैप को जिसमें कि कंट्री दिखाई जाए, उस कंट्री में जब आप देखेंगे तो आपको देखने से पता चलेगा कि एक कंट्री है जो बहुत लंबी दूरी तक यहां फैली हुई है, जिसे हम चिली कहते हैं। साथियों, चिली विश्व की सबसे ज्यादा लंबाई में फैली हुई कंट्री है, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ फैली हुई कंट्री है, जिसके एक तरफ पैसिफिक ओशियन है। साथियों, यहां पर फिजिकल क्लासिफिकेशन भी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात और बताऊंगा। साथियों, चिली के अंदर यहां पर एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है गुआना पक्षी। साथियों, वो गुआना पक्षी समुद्र के अंदर से फॉस्फेट को खा करके अपनी बीट को चिली के तट पर करता है, जिससे यानी बीट यानी कि जो उसका एक्सक्रीटा है उसे तट पर करता है, जिसकी वजह से इसकी तट पर स्थित जो बीट है यानी एक्सक्रीटा है उसका बहुत अधिक मात्रा में निर्यात होता है, और कहा जाता है कि फॉस्फेट के रूप में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पदार्थ है जो कि चिली में पाया जाता है। पक्षी का नाम है गुआना, ठीक है ना। तो गुआना पक्षी पाया जाता है पेरू और चिली, बेसिकली इन दोनों क्षेत्रों में उसका प्रभाव पाया जाता है। साथियों, जब बात आती है अमेरिका के क्लासिफिकेशन की, तो साथियों अमेरिका को पढ़ते समय, साउथ अमेरिका को पढ़ते समय 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। 4 भागों में कौन कौन से? नंबर 1 है वेस्टर्न तटवर्तीय प्रदेश। वेस्टर्न तटवर्तीय प्रदेश का मतलब हुआ पश्चिम की तरफ तट पर स्थित क्षेत्र। अब पश्चिम की तरफ तट पर होने का क्या मतलब है? तो देखिए साथियों, यदि आपने ये मैप देखा तो फिर से पहचानिए मैंने आपको क्या क्या कहा था। ऊपर की तरफ है नॉर्थ, नीचे की तरफ है साउथ, एक तरफ है ईस्ट, एक तरफ है वेस्ट। डन। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो मैंने कहा पश्चिम की तरफ तटवर्ती है, यहां पैसिफिक ओशियन है, इसकी बगल में कोस्टल जोन, यही वाला कोस्टल जोन क्या कहलाता है? वेस्टर्न पैसिफिक जोन। ठीक है, इस वेस्टर्न पैसिफिक जोन के बाद सेकंड है
पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, जिसे आप कहते हैं वेस्टर्न माउंटेन रीजन। साथियों, वेस्टर्न माउंटेन रीजन हो या कोई सा भी रीजन हो, इसे देखने के लिए आपको यह फिजिकल मैप देखना जरूरी है। देखिए साथियों, मैंने जो जो बातें आपको बोली हैं उन्हें एक बार समझ लेते हैं। साथियों, जब आप इस मैप को, जो कि फिजिकल मैप है, इसे देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक यहां पर रफ सरफेस दिखाई दे रही है। इस रफ सरफेस को अगर मैं डिफरेंट कलर पेन से आपको दिखाऊं तो इसे देखिए, ये डिफरेंट सरफेस, ये रफ कलर जो है, इसे देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि असल में ये वाला जो पोर्शन है, जैसे मैंने रेड कलर से दिखाया, इसे हम कहते हैं एंडीज पर्वतमाला, एंडीज माउंटेन रेंज। इस एंडीज माउंटेन रेंज और पैसिफिक ओशन के बीच में ये वाला जो पोर्शन है साथियों, इसे ही हम कहते हैं पश्चिमी तटवर्तीय प्रदेश। इसे हम कहते हैं पश्चिमी तटवर्तीय प्रदेश। फिर है इसके बाद एंडीज, और एंडीज के बाद जहां आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ये जो ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है, ये है दक्षिण अफ्रीका के मध्यवर्ती यानी कि मिडिल क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान। और साथियों, जहां आपको सूखा दिखाई दे रहा है, ये है प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ ब्राजील, प्लेट्यू ऑफ गुयाना। इन सभी प्लेट्यूज की भी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से साउथ अमेरिका को अगर पढ़ा जाए तो 4 भागों में पढ़ा जाता है। नंबर 1 वेस्टर्न, ये जो वेस्टर्न कोस्टल जोन, इसके बाद आप लोगों के सामने एंडीज पर्वतमाला, उसके बाद मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र यानी मिडिल ग्रासलैंड एरिया, और उसके बाद जो लास्ट वाला फेज है ईस्ट इंटरमीडिएट प्लेन्स, और उसके बाद ईस्टर्न हाईलैंड्स यानी कि प्लेट्यू वाला क्षेत्र। इस प्रकार से जब आप 4 भागों में इसे बांटते हैं तब आपके सामने ये चीजें निकल करके आती हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आपके सामने वेस्टर्न कोस्टल जोन। वेस्टर्न कोस्टल जोन में जब मैंने आपको मैप दिखाया तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आपको बताया था, मैंने कहा था पेरू और चिली, ये 2 स्थान आप लोगों को याद रखने जरूरी हैं। तो साथियों, ये रहा ऊपर की तरफ पेरू और नीचे की तरफ रहा चिली। मैंने कहा चिली लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में फैला हुआ देश है। तो साथियों, आप लोगों को यहां पर अतिरिक्त रूप से क्या पता होना चाहिए, मैं वो बताता जाता हूं। यहां पर देखिएगा, चिली के इस तरफ यहां है अटाकामा डेजर्ट। साथियों, जब साउथ अमेरिका की बात की जाती है तो कहा जाता है कि साउथ अमेरिका में 2 प्रमुख रूप से डेजर्ट पाए जाते हैं। एक का नाम है एटाकामा और दूसरे का नाम है पैटागोनिया। तो ये अटाकामा जो डेजर्ट है साथियों, ये स्थित है चिली और यहां पर बोलिविया के बीच में पैसिफिक ओशियन के पास। ठीक है, तो पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र पर पाया जाता है मरुस्थल। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आप बढ़ते हैं तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के बाद हम बढ़ते हैं आप लोगों के सामने सेकंड जो पर्वतमाला है, जिसे हम कहते हैं, आप लोगों के सामने सेकंड टाइटल जो मैंने आपके लिए लिया था, देखिए एक बार ध्यान से, मैंने यहां पर लिखा था, 1 मिनट, ये वेस्टर्न जो है आपके सामने पर्वतीय प्रदेश। वेस्टर्न पर्वतीय प्रदेश में आपके सामने मैं लेकर के क्या आया हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। इस वेस्टर्न पर्वतीय प्रदेश में आपके सामने वेस्टर्न पर्वतीय प्रदेश, हां, तो वेस्टर्न पर्वतीय प्रदेश के सामने आप अगर देखते हैं तो यह है साउथ अमेरिका, और इस साउथ अमेरिका में से जो सबसे प्रमुख पर्वत है उसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। साथियों, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एंडीज पर्वतमाला कितने देशों से होकर के गुजरती है, तो राइट आंसर इज ये 7 देशों में से, 7 कंट्रीज में से होकर के पास होती है। ये 7 कंट्रीज कौन से हैं, तो मैंने यहां पर इनका नाम भी लिखा है। साथियों, ये वेनेजुएला से शुरू होती है एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कही जा सकती है। वेनेजुएला के बाद साथियों नाम आता है कोलंबिया का, फिर आता है इक्वाडोर का, फिर आता है पेरू का, पेरू के बाद बोलिविया का, फिर चिली का, और उसके बाद आता है अर्जेंटीना। तो साथियों, आप लोगों को यहां पर एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि 7 देशों में होकर के पश्चिमी पर्वतीय श्रृंखला होकर के पास होती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करते जाइए दोस्तों। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें क्लासेस के बारे में अवेयरनेस हो जाए, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो प्लीज कीप इट शेयरिंग। तो देखिए साथियों, आपको एक बात और मैं यहां बताता हूं कि इस पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसे हम कहते हैं माउंट एकांकागुआ। कहां स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एकांकागुआ, और वो एकांकागुआ कहां स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। तो आइए देखते हैं एक बार, ये रहा हाईएस्ट पॉइंट जिसे कहा गया है माउंट एकांकागुआ, स्थित कहां है? अर्जेंटीना में। तो ये रहा आपके सामने, जिसकी हाइट है 6959 मीटर, 6959 मीटर। ये सबसे ऊंचा पॉइंट है एंडीज पर्वतमाला का, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। अब हम सेकंड तरफ बढ़ते हैं साथियों। सेकंड
है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, यानी कि वो एरिया, मेनलैंड एरिया, जहां पर की नदियों के द्वारा, जैसे जब हम भारत की बात करते हैं साथियों, तो इंडिया के अंदर मैदानी क्षेत्र जब पढ़े जाते हैं तो हम कहते हैं गंगा यमुना का क्षेत्र, यानी गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। मैदान बेसिकली होते क्या हैं? जिन्हें ज्योग्राफी थोड़ा बेसिक से पता है उन्हें पता होगा कि मैदान जब बेसिकली नदियां पर्वतों से लेकर के पानी उतरती हैं तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स भी लेकर के उतरती हैं। जब ये सेडिमेंट्स लेकर के जमीन पर आती हैं तो इन सेडिमेंट्स के जमीन पर जम जाने से, असल में जमीन पर जम जाने से जो मैदान तैयार होता है, जो प्लेन्स तैयार होते हैं, वही मैदानी प्रदेश होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने अब तक एक कॉमन सेंस डेवलप कर लिया होगा कि साउथ अमेरिका में वेस्टर्न साइड पर स्थित है एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला से अगर नदियां उतरेंगी तो स्वाभाविक है या तो वो गिरेंगी आप लोगों के जाकर के वेस्टर्न साइड में या फिर गिरेंगी ईस्टर्न साइड में। तो एंडीज पर्वतमाला से निकल करके जो नदियां निकलती हैं वही नदियां प्रमुख रूप से अपने साथ जो सेडिमेंट लेके जाती हैं उनसे बनते हैं प्लेन्स, और उन प्लेन्स में ही खेतीबाड़ी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस एंडीज पर्वतमाला में से निकलने वाली प्रमुख नदियों में है अमेजन, ओरिनाको, पराना। इन नदियों के जो सेडिमेंट्स हैं बेसिकली वही सारे सेडिमेंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके सामने इस प्रकार का क्या कहते हैं इसको, प्लेन बनाते हैं। साथियों, आप लोगों के सामने यहां पर स्थित है इक्वेटर, इक्वेटर जी यानी 0 डिग्री। आप लोगों को एक एडिशनल फैक्टर मैं यहां पर बताता हूं, यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ, जिसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं आप, 23.5 डिग्री। एक एडिशनल फैक्ट जानिएगा साथियों, ये जो इक्वेटर है यह इक्वेटर ब्राजील के अंदर से होकर के भी निकलती है, इक्वाडोर ब्राजील में से होकर के निकलती है। और फिजिक्स क्या कहते हैं आपको, ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट है जिसमें यह कहा जाता है कि इक्वेटर पर रोजाना शाम को 4 बजे बरसात होती है। तो साथियों, बरसात होने का मतलब क्या होता है कि जब भी समुद्र के ऊपर यानी सी के ऊपर इतनी ज्यादा सनलाइट पड़ती है कि वेपोराइजेशन से सारा की सारा स्टीम बन के ऊपर चला जाता है, तो समय के साथ वो स्टीम नीचे की तरफ बरसने लगती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर इक्वेटर के पास बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिन डेंस फॉरेस्ट को अमेजन के जंगल कहा जाता है। अमेजन के जंगल यानी अमेजन रेन डेंस फॉरेस्ट जो हैं वो बेसिकली इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, नंबर 1। और एक बात मैं आप लोगों को यहां पर अतिरिक्त रूप से बता दूं कि ये जो अमेजन के रेन डेंस फॉरेस्ट हैं बेसिकली कुछ ही दिन पहले ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में आग पकड़ गई थी। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को ये जो एडिशनल फैक्टर्स मैं बता रहा हूं ये परीक्षा उपयोगी होंगे। और ये क्यों बढ़ते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जितनी ज्यादा अधिक मात्रा में बारिश होगी उतना ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। हाँ भाई, अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव लेकर के आइए ताकि ये कंटेंट मैक्सिमम जगह तक पहुंच सके। साथियों, जब हम बात करते हैं आपके सामने पूर्वी उच्च प्रदेश की यानी कि ईस्टर्न हाईलैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, ईस्टर्न हाईलैंड्स में सबसे ज्यादा ईस्टर्न हाईलैंड यानी कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो पठारी क्षेत्र कहलाते हैं, तो जानिए साथियों, यहां पर गुआना का हाईलैंड, नंबर 2 ब्राजील के पठार, ये 2 प्रमुख पठार हैं जो कि यहां पर मेजर रूप से माने जाते हैं। तो साथियों, ये रहा गुआना शील्ड और ये रहा ब्राजील शील्ड। शील्ड का मतलब होता है पठार, और साथियों पठारों में पाए जाते हैं बहुत सारे माइंस और मिनरल्स। तो साथियों, यहां पर बॉक्साइट, सोना और हीरा इन्हीं पठारों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, गुआना और ब्राजील, गुआना मैंने आपको यहां पर दिखा दिया और ब्राजील मैंने आपको यहां दिखा दिया। याद करिए, यही मैंने आपसे कहा था अमेजन फॉरेस्ट, और अमेजन फॉरेस्ट यानी कि अमेजन फॉरेस्ट के अंदर अमेजन नदी बहती है और उस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जो जंगल है, वही अमेजन बेसिन कहलाता है। नदी का वो क्षेत्र जहां से नदी पानी इकट्ठा करती है वो बेसिन कहलाता है। तो इन प्रमुख नदियों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो साउथ अमेरिका में बेहद खास हैं। नंबर 1 साथियों, सबसे पहली जो नदी है यहां पर मेजर खास जो है वो है अमेजन रिवर। साथियों, मैं आप लोगों की कमेंट्स को इस समय नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं एंड में आपके कमेंट्स पढ़ करके आपको अवश्य जवाब दे दूंगा। अभी फ्लो टूट जाएगा इसलिए मैं बीच में आपके कमेंट्स पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा एक बार आप इसे शेयर करते जाइए। हां, तो अब मैंने आपसे क्या कहा, मेजर रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। साथियों, अमेरिका के अंदर प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? साथियों, अमेरिका की सबसे प्रमुख नदियों में नंबर 1 नदी है जिसका नाम है अमेजन नदी। साथियों, अब सवाल बनता है, अमेजन नदी तो सर आपने अभी हाल बताई थी, अमेजन नदी मैंने कहां बताई थी, तो ये रहा अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन जो है वो अमेजन नदी के लिए है। तो सवाल क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि ये अमेजन नदी कहां कहां से होकर के बहती है? तो देखिए साथियों, अमेजन नदी 6400 किलोमीटर लंबाई में बहती है। साथियों,
साथियों देखिए दो बातें हैं जो पढ़ी जाती हैं नदियों के बारे में। नदियों के बारे में पढ़ा जाता है सबसे लंबी नदी कौन सी है और सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदी कौन सी है। तो ध्यान से रखिएगा, सबसे लंबी नदी की जब बात आती है तो नाइल रिवर, जिसे नील नदी कहते हैं, और जब सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदी की बात आती है तो अमेजन रिवर की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि अमेजन रिवर जो है वो बेसिकली इक्वेटर के पास स्थित है, और इक्वेटर के पास स्थित होना, शाम को रोजाना 4 बजे बारिश आने के कारण यहां पर नदी में बहुत अधिक पानी पाया जाता है और अमेजन के गहन वर्षा वन यहां पर पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो इसके अतिरिक्त आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि अमेजन नदी कौन कौन से देशों में से होकर बहती है। ब्राजील, कोलंबिया और पेरू। साथियों इस टेबल को आप अवश्य रूप से लर्न कर लेना, क्योंकि अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेजन नदी कौन कौन से देशों में से होकर बहती है। ठीक इसी प्रकार साथियों रियो पराना यहां की दूसरी नदी है जो सबसे बड़ी नदी है, वो देशों में से होकर बहती है अर्जेंटीना, ब्राजील और पराग्वे। ठीक इसी प्रकार से साथियों मदाइरे, रियो पोरोस, रियो साओ फ्रांसिस्को, रियो टोकांसो, रियो अकांकागुआ, रियो पराग्वे और रियो पिलोकोनिया और रियो उरुग्वे, ये प्रमुख नदियां हैं जो कि यहां पर साउथ अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से खास रूप से पढ़ी जाती हैं। जब आपसे बात की जाए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, तो अमेजन यहां पर सबसे प्रमुख नदी है। सेकंड लार्जेस्ट जो नदी है वो यहां पर रियो परानो नदी है, जिसे आप अवश्य रूप से याद करें। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर पराग्वे और उरुग्वे रिवर्स को भी अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट साथियों, आप लोगों को अगर मैं इन रिवर बेसिन को मैप में दिखाऊं तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए आपके सामने यह रहा चैनल 0 डिग्री चैनल। इस 0 डिग्री चैनल पर ही अमेजन रिवर है। आपको अब यह समझ में आ जाना चाहिए कि इक्वेटर पर जो नदी है जिसे हम अमेजन रिवर कह रहे हैं, यही अमेजन नदी है बेसिकली जिसके अंदर सबसे ज्यादा बरसात का पानी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से जो नदी कहा जाता है वो अमेजन नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर पर है। तो अब हुआ क्या कि इसके अंदर और कौन कौन सी नदियों का पानी आकर के मिलता है, आइए देखते हैं साथियों। नेग्रो रिवर, अमेजन रिवर, मदाइरे रिवर, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अमेजन नदी के अंदर नीग्रो रिवर और मदाइरे रिवर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके सामने ताब्जो रिवर, जिंगजू रिवर और टेकोंटस रिवर, इन अतिरिक्त फैक्ट्स को आप चाहें तो याद करिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। इसके पास यहां पर है ओरिनाको रिवर। साथियों इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने ये रिवर रखी हैं। पराना रिवर जो है वो अल्टीमेटली यहां पर एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि पराना रिवर इस प्रकार से आके गिरती है। साथियों एक चीज मैं आपको यहां पर बताना भूल गया, मैं एक बार आपको वो फैक्ट भी याद करा दूं। साथियों ऐसे देश जिनके बॉर्डर किसी भी अन्य समुद्री सीमा से ना लगते हों, एक बार के लिए उसको भी आप देख लें ताकि आपको यह बात अच्छे से याद रह जाए। साथियों एक बार यह सवाल पूछा जा चुका है कि कौन सा देश ऐसा है जिसके बॉर्डर समुद्र से नहीं लगते। तो साथियों बॉर्डर समुद्र से यहां पर साउथ अमेरिका के अंदर अगर पूछा जाए तो बोलिविया और पराग्वे, ये दो देश ऐसे हैं जिनका की बॉर्डर समुद्र से नहीं लगता, यानी कि सी से नहीं लगता। जैसे अगर आप बोलिविया को ध्यान से देखते हैं तो इसके बगल में पेरू स्थित है, और पराग्वे को ध्यान से देखते हैं तो पराग्वे के जस्ट बगल में ब्राजील स्थित है। तो बोलिविया और पराग्वे वो देश हैं साउथ अमेरिका के जो किसी भी तरफ से ओशियन के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों इन दो देशों को कहा जाता है लैंड लॉक कंट्री। एक बार यूपीएससी ने यह सवाल एज इट इज पूछा हुआ है कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से लैंड लॉक कंट्री स्थित हैं, तो यहां आंसर है बोलिविया और पराग्वे यहां के लैंड लॉक कंट्री हैं। ठीक इसी प्रकार से साथियों आपको कोई भी मैप जब पढ़ने को मिले तो वहां पर लैंड लॉक अवश्य रूप से याद कर लीजिएगा। मैंने यह सारा फैक्ट क्यों बताया, तो ध्यान से देखिएगा। बोलिविया और पराग्वे जब कहा जाए तो आपको यह जानना जरूरी है कि पराग्वे कोई देश ही नहीं है, अपितु पराग्वे जो है वो एक रिवर का नाम भी है। और जब आप रिवर की बात करते हैं तो इधर देखिएगा कि ये जो पराग्वे नदी है, वो पराग्वे जो नदी है, रिवर है, ये पराना नदी की सहायक नदी है। तो पराग्वे पराना की सहायक नदी है और वो दोनों जाकर के संयुक्त रूप से गिरती हैं रियो डे ला प्लाटा में। ये दो फैक्ट्स हैं जिसे आप जब भी साउथ अमेरिका याद करें तो अवश्य रूप से याद कर लीजिएगा। साथियों जब बात आती है साउथ अमेरिका में पाए जाने वाली झीलों की, यानी कि मेजर लेक्स कौन सी हैं, तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर सबसे प्रमुख झील में नंबर 1 झील है, उसका नाम है मराकाइबो झील।
झील। साथियों, मराकाइबो झील जो है वो यहां की सबसे बड़ी झील है, यानी लेक है। और जब लेक सबसे बड़ी है तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि इस लेक में किस प्रकार का पानी पाया जाता है। साथियों, अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो आपको यहां समझ में आएगा कि इस मैप में ऊपर की तरफ स्थित है, आप इस ध्यान से देखिएगा तो ऊपर की तरफ यहां पर स्थित है कैरेबियन ओशियन और नीचे की तरफ स्थित है लेक मराकाइबो। तो कैरेबियन ओशियन से जुड़ा होने के कारण इस मराकाइबो का जो पानी है यह सॉल्टी पानी होता है, सलाइन पानी होता है। फिर से समझिए, अगर कोई लेक ओशियन से कनेक्टेड है तो उसका पानी अपने आप सलाइन हो जाएगा। और यह कहां स्थित है? यह स्थित है वेनेजुएला के अंदर। तो आप लोगों को दो बात यहां पता होने चाहिए, मराकाइबो वेनेजुएला की प्रमुख रिवर है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर है और यह सॉल्टी पानी रखती है। इसके आसपास पेट्रोल के भंडार पाए जाते हैं। देखिए साथियों, यह बहुत बड़ा तथ्य है जो मैंने आपको बता दिया मराकाइबो। और दूसरा है वो भी हम आपको बताएंगे। साथियों, वेनेजुएला संकट आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। असल में वेनेजुएला के ऊपर विभिन्न देशों का भी जो अतिक्रमण होने की चांसेस रहते हैं उसके पीछे है वेनेजुएला में पाया जाने वाला तेल की अत्यधिक मात्रा। कई बार यह सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वेनेजुएला में तेल के भंडार सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, तो आपके पास आंसर है मराकाइबो झील के पास पाए जाते हैं। एक बात और, आप में से बहुत सारे साथी इन कंटेंट को अगर नोट करने के लिए परेशान हो रहे हैं तो परेशान मत होइए। यह पूरा की पूरा कंटेंट आपको वाईफाई स्टडी चैनल पर एज इट इज डाउनलोड करने की स्थिति में मिल जाएगा, नंबर एक। और दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई अंकित अवस्थी सर, आप उस पर भी अगर सर्च करेंगे तो यह पूरा मैटर एज इट इज आपको वहां मिल जाएगा। तो आप नोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान मत होइए। जब मैं साउथ अमेरिका आपको पढ़ा रहा हूं तो बस एक बार इन फैक्ट्स को ध्यान रखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए साथियों, यहां पर दूसरी नदी है, दूसरी झील है यहां की टिटिकाका झील। और ये टिटिकाका जो लेक है यह कहां स्थित है, तो ध्यान से देखिए साथियों, आपके सामने दो देश हैं, एक का नाम है बोलीविया और एक का नाम है पेरू। तो साथियों, पेरू और बोलीविया के बीच में स्थित है लेक टिटिकाका। तो लेक टिटिकाका कहां है, तो यह ध्यान रखिएगा कि यही झील में से होकर के इन दोनों देश के बॉर्डर निकलते हैं। किस किस देश के? बोलीविया के। और यानी कि एक ऐसी झील जिसमें से होकर के बॉर्डर पास होता है। कौन से देश हो गए? पेरू और बोलीविया। यह क्वेश्चन मल्टीपल टाइम डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि लेक टिटिकाका पेरू और बोलीविया के बीच में बॉर्डर बनाती है, नंबर एक। नंबर दो साथियों, यह मीठे पानी की झील है और यह सबसे ऊंची नौकायान उपयुक्त झील है। बोले नौकायान का मतलब क्या है? हाईएस्ट बोटिंग लेक है, यानी कि यहां पर बोट चलाई जा सकती है, इतनी ऊंचाई पर स्थित है। आप लोगों ने अगर पहली फोटोज देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर एंडीज पर्वतमाला स्थित है। तो एंडीज पर्वतमाला पर लेक टिटिकाका स्थित है। तो इस प्रकार से यह सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से साथियों, जब प्लेट्यूज की बात की जाती है तो यहां पर प्रमुख प्लेट्यू, मेजर प्लेट्यू 4 हैं। कौन कौन से हैं? गुयाना का प्लेट्यू, प्लेट्यू पठार का मतलब होता है प्लेट्यू। गुयाना जगह का नाम है। गुयाना प्लेट्यू जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, दैट इज गुयाना प्लेट्यू। दूसरा ब्राजील प्लेट्यू, यह रहा आपके सामने ब्राजील प्लेट्यू। मांटो ग्रासो और बोलीविया, ये दोनों प्लेट्यू यहां पर स्थित हो गए। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने अब सवाल बनता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेट्यू एंड माउंटेन। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि प्लेट्यू अपने आप से उठी हुई जमीन की वो जगह होती हैं जो कि तुलनात्मक रूप से साइड में माउंटेन के डेवलप होने से बन जाती हैं, वो प्लेट्यू होती हैं। इन प्लेट्यूज में ही अक्सर कहा जाता है कि दुनिया के जितने भी रिच मिनरल्स और ओर हैं वो प्लेट्यू में ही पाए जाते हैं। जब भारत के केस की बात आती है तो कहते हैं कि छोटा नागपुर पठार बहुत ज्यादा मिनरल्स से रिच है। इसी प्रकार से जब यहां बात आती है तो कहा जाता है कि गुयाना प्लेट्यू और यहां पर स्थित आपका ब्राजील प्लेट्यू, यही वो क्षेत्र हैं जहां पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। यहीं पर गोल्ड के भंडार की भी बहुत अधिक प्रचुरता पाई जाती है। साथियों, नेक्स्ट है प्रमुख मरुस्थल। दोस्तों, जब भी दुनिया के प्रमुख यानी कि मेजर डेजर्ट्स की बात आती है तो उन डेजर्ट्स में अटागामा और पेटागोनिया, इन दो का नाम अवश्य लिया जाता है। मैं आप लोगों के सामने जो मैप लेके आया हूं, यह मैप आप लोगों को बताने के लिए है कि कौन कौन से मेजर यहां पर डेजर्ट्स हैं। साउथ अमेरिका में 2 प्रमुख डेजर्ट्स हैं। साथियों, जो भी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस कंटेंट से ही सवाल बनेगा, यह श्योरिटी है। आपका अगर साउथ अमेरिका आया तो डेफिनेटली यह पॉइंट पूछा जाएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। तो साथियों, यहां पर है अटाकामा। अटाकामा पेरू के दक्षिण में स्थित है। पेरू, मैंने आप लोगों को अभी बताया था अटाकामा, यह रहा अटाकामा और अटाकामा के बाद है पेटागोनिया। दोनों को अच्छे से देख लीजिए, यह रहा अटाकामा और यह रहा पेटागोनिया। ये 2 मैप आप लोगों को साउथ अमेरिका में दिखाई दे जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त पूरे दुनिया के प्रमुख मैप आप लोगों के सामने मैं लेके
लेके आया हूं। आप लोगों से जो सवाल पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि बताइए अटाकामा किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो साथियों, पेरू के साउथ में और चिली के नॉर्थ में स्थित है अटाकामा। और जब पेटागोनिया की बात की जाती है तो यह अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। तो इन दोनों देशों को अवश्य रूप से याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन के आते हैं कि अटाकामा और पेटागोनिया कहां स्थित हैं और कौन कौन सी कंट्री इसके ऊपर साथ साझा करती हैं। साथियों, यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अगर बनता है साउथ अमेरिका में से तो वो बनता है यहां पर पाए जाने वाले प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं, ग्रासलैंड जोन कौन कौन से हैं। तो साथियों, आपको जानना चाहिए कि यहां पर प्रमुख घास के मैदान में दो प्रकार के घास के मैदान कहे जाते हैं। नंबर एक होता है ट्रॉपिकल घास के मैदान और एक होते हैं टेम्परेट घास के मैदान। साथियों, ट्रॉपिकल घास के मैदान वो क्षेत्र हैं जो कि इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इनके आसपास के जो प्रमुख घास के मैदान हैं उनमें से कौन कौन से नाम हैं। साथियों, ये जो नाम लिखे हैं ये हिंदी और इंग्लिश में एक ही हैं, इसलिए मैं इसको बाइलैंग्वेज में लेकर के नहीं आया। यदि आप यहां लानोस लिखा देखते हैं तो वो इंग्लिश में भी लानोस है। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया ये दोनों देशों के नाम हैं और ये अंग्रेजी में भी यही हैं। कैटिंगस दूसरा नाम, तीसरा सेराडोस, नंबर 4 कैंपोस, नंबर 5 ग्रांड चाको। कृपया करके इन फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। मैक्सिमम सवाल अगर कभी भी प्लेन से बनेंगे तो इनसे बनेंगे, और अगर सवाल पूछा जाता है टेम्परेट की तो साथियों टेम्परेट में यहां पर पाया जाता है पंपाज। ये याद रखिएगा, प्रेरीज, पंपाज ये टेम्परेट जोन के पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स हैं। लेकिन अगर ट्रॉपिकल की बात की जाएगी तो आपके सामने मैंने 5 नाम लिखे हुए हैं जो कि मेजर हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को साउथ अमेरिका के बारे में ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये महत्वपूर्ण लगेंगी, और अगर आपको ये महत्वपूर्ण लगेंगी तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। हां जी, अब बताइए आपको कोई डाउट पूछना है, यानी कोई बात आपकी चैटिंग में रह गई है तो मैं उसे ले लेता हूं। इसके अतिरिक्त आज दोपहर में मैं आप लोगों के लिए 2:30 बजे से 3:30, देखिए आप लोगों ने अभी एक चीज देखी होगी कि मैं पूरा नॉन स्टॉप बोलता चला गया और नॉन स्टॉप में मैं आप लोगों से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाया, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाया। उसके पीछे प्रमुख कारण था समय की कमी होना। यहां पर यूट्यूब की अपने आप में कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके कारण से अन्य प्लेटफॉर्म डेवलप किए गए। तो उन अन्य प्लेटफॉर्म में मैं आप लोगों के सामने अनअकैडमी प्लस पर आज 2:30 से 3:30 बजे लाइव आ रहा हूं, और लाइव आकर के आप लोगों के साथ बेहद अच्छे तरीके से हम लोग इसी प्रकार से स्टैटिक जीके पढ़ते चले जाएंगे। कल मैंने आपको हिस्ट्री का सेशन लिया था, आज मैंने ज्योग्राफी का लिया, कल पॉलिटी का लेंगे, इसी प्रकार से परसों जो है हम लोग आपके सामने इकोनॉमिक्स का लेंगे। साथियों, आप लोगों ने एक चीज और नोटिस की होगी कि यह क्लास ऑन एन एवरेज 5 से 10 मिनट थोड़ा डिले हो जाती है स्लॉट की कमी के चलते, क्योंकि और क्लासेस पहले से चल रही होती हैं, इस चक्कर में इसको अरेंज होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जल्दी ही 26 ऑनवर्ड्स हम लोग इस क्लास को शिफ्ट करके 1 बजे शिफ्ट कर देंगे ताकि आसानी से आपको टाइम मिल सके। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया होगा। हां जी, बताइए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक रॉयल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामनिवास जी, निखिल झा जी बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। प्रभात जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश में गवर्नमेंट एग्जाम इंग्लिश में जिन देशों का नाम इंग्लिश में लिखा जा सकता है वो हिंदी में भी वही है। इंडिया और भारत जैसी जहां दिक्कत है वहां पर मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ भाई, मजा आ गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप इसी प्रकार से अपने अन्य साथियों से, त्रिवेंद्रम जी, चंदन, संजू, अवनीश, हिमाद्री, हिमांशु, रवि कुमार, शुभम, AB जगुआर, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, समय अपने पास आधा घंटे का ही उपलब्ध है, इसलिए मैं आपके लिए यह सेशन लेके आया। शाम को 4:30 बजे आप लोगों का टेस्ट है मॉर्निंग वाली क्लास का, और शाम को 6:30 बजे जनरल साइंस की क्लास के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अनअकैडमी प्लस पर अगर आपको आना है तो 2:30 बजे आपका स्वागत है। जल्दी से मुलाकात होगी। धन्यवाद।